अब इस क्लास में पढ़ना है हमने ऑक्सीलेशंस ऑफ ए लिक्विड कॉलम इन ए यूट्यूब। और टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे कि कोई भी बॉडी है उसको ड्रॉ कर दिया टनल में अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो फ्लोटिंग सिलेंडर में क्या ऑक्सीलेशंस होते हैं, या फिर जो एयर चेम्बर है, एयर चेम्बर की नेक के अंदर जो बॉल है उसके बारे में, ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब यूट्यूब है, यूट्यूब देखने में ऐसा होता है मेरे ख्याल से, है ना। ये हम पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, राइट। इसके रिलेटेड बहुत सारी इंटरटेनमेंट वाला कंटेंट भी आता है। म्यूजिक सुनते हैं यूट्यूब म्यूजिक पे। अब आपको कि मैम आप तो बहुत आउटडेटेड हो, हम तो स्पॉटिफाई का प्रीमियम मेंबरशिप लेके बैठे हैं। अगर लेके नहीं बैठे तो फ्रेंड से लेके बैठे। भाई मैं गरीब हूँ, मैं नहीं ले सकती इतनी प्रीमियम मेंबरशिप्स। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे एड्स पसंद है, मैं बचपन से एड्स देख रही हूँ। चलो, ये मेरा यूट्यूब है, आपका ये यूट्यूब था, बट ये मेरा यूट्यूब ये है, ये वाला। मुझे ये वाला यूट्यूब ज्यादा पसंद है। चलिए, अब देखिए, मेरे पास एक यूट्यूब है। मान लो शुरुआत में जो यूट्यूब था उसका क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया, वो कंटेन कर रहा है लिक्विड। एरिया इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, ए इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर कोई लिक्विड है, उसकी डेंसिटी है रो। और ये एच हाइट तक, एच हाइट, रुको, एच हाइट बताती हूँ आपकी। अभी मैं कहीं पे नहीं इसको बताऊंगी, कहीं पे। मान लो ये है मेरी एच हाइट, यहाँ पे, यहाँ पर ये एच हाइट है। ठीक है, जो मास है लिक्विड का क्या आएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, राइट। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, एरिया इंटू जितनी हाइट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हाइट है, यहाँ और यहाँ दोनों की काउंट करेंगे। मान लो ये लिक्विड पहले इक्विलिब्रियम में ऐसे था, एच प्लस एच टू एच हो जाएगा, इंटू रो हो गया। ठीक है, अब देखिए, अगर लिक्विड की एक काम को डिप्रेस किया जाए या डिप्रेस हो रही है, और वो वाई डिस्टेंस से डिप्रेस हो रही है। अब ये डिप्रेशन में दिखा रही हूँ, डिप्रेशन मुझे पता है आपको बहुत एग्जाम है आपके, बट एक डिप्रेशन मैं दिखाती हूँ। ये लिक्विड जो है नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से, ये डिप्रेशन आ गया वाई पे, ये वाई डिस्टेंस पे ना डिप्रेस हो गया। ठीक है, और उतनी ही अमाउंट पे ऊपर राइज कर जाएगा, यहाँ से उतनी ही अमाउंट पे ये राइज कर गया, है ना। अब देखिए, अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं, जो लिक्विड है थोड़ा टाइम बाद फिर से यहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे डिप्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे राइज हो जाएगा, फिर से इधर ऐसे, तो ये इस तरह से और इस तरह से क्या चल रही है, ऑक्सीडेशन चल रही है। तब इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, डेफिनेटली उसको वापस से, मान लो ये ऊपर चला, अब इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, भाई नीचे जा, पहले वाली पोजीशन पे आ। पहले वाली पोजीशन पे आया, फिर यहाँ पे इसको नीचे की तरफ दबाया गया कि तू ऊपर चढ़, तो फिर से इधर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करी, तो बार बार रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रही है। कैसे एक्ट होगी, वेट of liquid column of height to y, weight of liquid column of height to y। ठीक है, मतलब टू बाई हाइट के अकॉर्डिंग ये जो है, जितना भी वेट है लिक्विड कॉलम का उसके अकॉर्डिंग जा रहा है। अब वेट क्या होता है, एम इंटू जी। हाँ जी, एम के टू ए, और एच की जगह पे हम लेंगे वाई। ठीक है, वाई रो और साथ में लग गया जी। ठीक है, और ये देखो, ये रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में होती है, पिछली क्लास में पढ़ा था सिंपल पेंडुलम में, है ना। एरिया जो है उसका कांस्टेंट है, जी है ये भी कांस्टेंट है, रो है ये भी कांस्टेंट है, तो चेंज क्यों हो रहा है बार बार, वाई, वाई चेंज हो रहा है। टू भी तो कांस्टेंट है, माइनस पे कांस्टेंट है, ये क्या तो हिट मैम टू के साथ नहीं वरी कर रहा, टू भी तो अपने यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये जो वाई है कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, राइट। ये यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, तो ये वाई चेंज हो रहा है बार बार।
तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो जो फोर्स है ऑन द लिक्विड किसकी प्रोपोर्शन है, टू द डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्ट कर रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो लिक्विड है इन द यू ट्यूब ये क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन, so there should be a force constant. For simple harmonic motion there should be a force constant. अभी तक पढ़ती है या के तो लिया ही नहीं है। तो force constant क्या है, मेरे पास ये F इक्वल टू माइनस के वाई बन रहा है एक तरीके से, ध्यान दो इसके अकॉर्डिंग F इक्वल टू माइनस के वाई बन रहा है ना, यही चीज बन रही है। दैट मीन्स ये के क्या है, टू ए रो जी, इसके अकॉर्डिंग के क्या है, टू ए रो जी, जो हमने ऊपर निकाला था। क्लियर। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकालोगे, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। अब 2 पाई एम की वैल्यू लिख दो, के की वैल्यू लिख दो। एम कितना है, 2 H A रो, ऊपर वाला लेंगे ये वाला, पूरा यूट्यूब का मतलब कैसे ले रहे हैं। और के क्या है, 2A रो जी, ए और से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मेरे पास टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन जी, हाँ जी रहेगा, एच अपॉन जी। अब देखिए मेरे पास लेंथ यहाँ पर 2H है, लेंथ कितनी है 2H। अगर लिक्विड जो है उसकी लेंथ ऑफ द कॉलम है 2H, तो मेरे पास उस वक्त टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एच अपॉन 2 जी। अभी ये चीज क्यों बताइए, क्वेश्चन से पूछा जाता है। यहाँ पे एल, यहाँ पे सॉरी एच की जगह पे एल आ जाएगा और यहाँ पे 2 जी आ जाएगा, ठीक है। एच की जगह पे एल आ जाएगा और यहाँ पर 2 जी आ जाएगा, ठीक है। अरे ये सीधी सीधा बात है, एच की जगह पे क्या आ जाएगा, एल अपॉन 2 हो गया, तो एल अपॉन 2 ही तो किया मैंने, एच की जगह पे एल अपॉन 2 कर दिया बस, और तो कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑसिलेशंस ऑफ ए लिक्विड कॉलम इन यूट्यूब। अब एक नया काम करते हैं, नया है ऑसिलेशंस ऑफ ए बॉडी ड्रॉप्ड इन ए टनल along the diameter of earth। अब मैंने ये मान लिया कि मेरे पास, या मैंने धरती पे खुदाई करनी शुरू की, इतनी बढ़िया खुदाई की कि जहां से मतलब कि धरती के दोनों पोल से ले लो या धरती के इक्वेटर के एंड से ले लो, दोनों तरफ से मैंने खुदाई की। और देखिए मैंने क्या किया, एक सिरे से खुदाई करनी शुरू की, दूसरे सिरे पे वापस आ गई। तो मैंने होल बनाए इस तरह से यहाँ पे, ऐसे दोनों इक्वेटर पे ले लो, चाहे चाहे पोल्स पे ले लो। मैंने धरती पे सेंटर से खुदाई करनी शुरू की और दूसरे सेंटर पे आ गई, और इसके अंदर मैंने बॉल को ड्रॉप करना है। सबसे पहले देखो मेरे पास ये अर्थ है, स्फीयर की शेप में है, इसका रेडियस है आर, ये इसका रेडियस है, डायमीटर पूरा आ गया है ना, रेडियस है आर, और सेंटर है मेरे पास यहाँ पर ओ। सेंटर तो है ही आपका, मतलब कि मैं इसके कोर को तोड़ के नहीं कुछ अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल हम अज्यूम करें। और इसके बीच में से हमने ये स्ट्रेट टनल बनाया है, इसको डग किया है along द डायमीटर ऑफ अर्थ। मान लो यहाँ पर जो जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये सरफेस पे एक्ट कर रही है, नो डाउट। ऑफ सेंटर पे तो वो जीरो होती है, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, राइट। तो मान लो मेरे पास कोई भी बॉडी है ऑफ मास एम, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया टनल के अंदर, और ये क्या अभी पी पॉइंट यहाँ पे पहुंची है, पी पॉइंट पे पूरी नीचे की तरफ जा रही है अभी, ठीक है। भी जब ये पी पॉइंट पे पहुंची है, इसकी गहराई कितनी होगी, सरफेस इसकी गहराई कितनी होगी, डी। पी पॉइंट पे पहुंची है, सरफेस की गहराई कितनी होगी, डी। किसी भी इंस्टेंट पे मान लिया वो पी इंस्टेंट था, ठीक है। और सेंटर से ये भी कितनी दूर है, ये वाई डिस्टेंस दूर है सेंटर से, सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, वाई डिस्टेंस दूर है। और जब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एक्ट कर रही है पी के ऊपर, तो उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मैं जी डैश का नाम दूंगी, जी डैश की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पी के ऊपर एक्ट कर रही है वो क्या है, ये जी इंटू
1 माइनस डी अपॉन आर। यहाँ पर हमने ग्रेविटेशन को रिवाइज करा, ग्रेविटेशन चैप्टर में किया था डेप्थ वाले का। कितनी नीचे जाएगी, सरफेस से कितना नीचे है, डी डिस्टेंस नीचे है, टोटल रेडियस कितने आ रहा है, टोटल लेंथ है मेरे पास, अभी आर ले रही हूँ मैं। डायमीटर तो पता ही नहीं है अभी जाएगी कि नहीं जाएगी। डेप्थ करो कहाँ तक पहुंची है, यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ जी इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन डी, सॉरी आर, आर माइनस डी अपॉन आर। और जो वाई डिस्टेंस जो है अभी सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर है, ये मेरे पास जो है एक तरह से क्या है, मीन पोजीशन। ये मेरे पास क्या मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये वाई डिस्टेंस दूर पड़ी है, मीन पोजीशन से ये बॉल वाई डिस्टेंस दूर पड़ी है। तो वाई की वैल्यू मैं क्या लूंगी, आर माइनस टी हो जाएगी। आर है ये आर है, आर माइनस टी हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए वाई की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो इसकी ग्रेविटी क्या लगेगी, इसकी ग्रेविटी लग जाएगी, ये आर माइनस टी को अगर मैं इधर फिल कर दूं मेरे पास आएगा जी वाई अपॉन आर, आ जाएगा ना। आर माइनस टी की वैल्यू वाई यहाँ पर कर तो जी डैश मेरे पास आएगा वाई अपॉन आर, तो जी इंटू वाई अपॉन आर। फोर्स कौन कौन सी एक्ट करिए, पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे एक्ट करिए एम जी डैश, एम जी डैश, रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस एम जी डैश, ठीक है। और ये जी डैश की वैल्यू हम फिल कर देते हैं जी अपॉन आर वाई, दैट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्वियसली रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्ट करिए। और जो बॉडी है ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्ट करिए। अब आप ये कहोगी मैम बाहर निकल के फिर से वापस आ जाएगी, जैसे कार्टून में दिखाते हैं कि बाहर निकली बॉल फिर से वैसे ऐसे करके वापस आ जाएगी। खैर ये नहीं मुझे पता इस तरह से ऑसिलेट करेगी कि नहीं, बट यहाँ पे तो इसकी ऑसिलेशन चल रही है, कभी ऊपर की तरफ जा रही कभी नीचे की तरफ जा रही है, ठीक। अभी तो सेंटर की तरफ की ऑसिलेशन चल रही है और कुछ नहीं चलता। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास मैं ये कह सकती हूँ कि एफ इजिकल टू माइनस के वाई है ये। तो के मेरे पास क्या है, एम जी अपॉन आर, तीनों कांस्टेंट वैल्यू से, आर रेडियस ऑफ अर्थ है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तीनों चीजें कांस्टेंट है। तो यहाँ पर अब टाइम पीरियड लेंगे, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के की वैल्यू फिल कर दो, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन एम जी बाई आर, एम से एम गया तो मेरे पास टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट आ जाएगा आर अपॉन जी, ठीक है। तो अगर मैंने किसी बॉडी को एक ऐसे टनल में ड्रॉप कर दिया जो कि डायमीटर ऑफ अर्थ के इक्वल है, ये सेंटर के अर्थ के सेंटर से गुजरता हुए जा रहा है, तो मुझे सिर्फ यहाँ के ऑसिलेशन का पता है कि यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। दैट मींस ये ऑब्जेक्ट सेंटर से ऊपर जाएगा फिर से सरफेस पे आके नीचे जाएगा। सरफेस से नीचे क्यों जाएगा, ग्रेविटी एक्ट करी है, अब यहाँ पे जीरो ग्रेविटी है और यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करी है, जिसका वहां पर से ऊपर सरफेस की तरफ जा रहा है। इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ठीक है। अब करते हैं आगे। आगे एक और टॉपिक है दैट इज ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। इसमें देखिए मान लो मेरे पास कोई भी सिलेंड्रिकल पीस ऑफ कॉक है, उसका बेस एरिया है ए और उसकी हाइट है एच, जो कि फ्लोट कर रहा है इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। रो भी नहीं लेते, चलो रो वन ले लो, रो वन, क्योंकि कॉर्क की भी तो डेंसिटी है। जो कॉर्क है उसको थोड़ा सा कर मैंने डिप्रेस कर दिया, देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है और इसके अंदर लिक्विड डाला है, इस लिक्विड की डेंसिटी है मेरे पास रो वन। यहाँ पर मैंने इसके अंदर कॉर्क डाला हुआ है इस तरह से, चलो मेरे पास कॉर्क है, ठीक है। कॉर्क की डेंसिटी अपनी रो है और ये इस वक्त की अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। इस यहाँ पे इसका पी पॉइंट ले लो, यहाँ पे इसका क्यू पॉइंट ले लो, क्लियर। ये एक पॉइंट है, अब इसको मैंने नीचे की तरफ दबा दिया, इसको डिप्रेशन में डाल दिया। डिप्रेशन में आपको डालती रहती हूँ एग्जाम 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 करके,
खैर इसको भी मैंने डिप्रेशन में डाल दी, बहुत बुरा डिप्रेशन में डाला, इतना बुरा डिप्रेशन में डालने के बेचारा डूब ही गया। ये क्यों है और ये ठीक है। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस, अब कितना डिस्टेंस, वाई वाई डिस्टेंस मूव करके नीचे की तरफ। तो पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, जब मैंने इसको नीचे की तरफ दबाया, पुश किया नीचे की तरफ, तो ये क्यों जो मैंने पॉइंट मार्क किया था वहां तक मैंने दबा दिया और वाई डिस्टेंस से मूव करके। अब पहले जो था यहाँ पे अब थ्रस्ट लग रहा था, राइट, और थ्रस्ट ऑफ लिक्विड की वजह से, वेट ऑफ कॉर्क की वजह से, दोनों चीजें क्या हो रही थी, बैलेंस हो रही। तो इसलिए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था जब, लेकिन जब मैंने इसको डिप्रेस किया तो द डिस्टेंस वाई फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और इसको छोड़ दिया बाद में, ये अब वापस से इस पोजीशन में आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इस पोजीशन में आएगा, इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, फिर इधर जाएगा, अभी ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, और इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होनी शुरू हो जाएगी। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी एक्ट करेगी यहाँ पे, नेट अपवर्ड फोर्स जो अपथ्रस्ट कर रहा है, जितनी नेट जो अपथ्रस्ट है ना, वो कोशिश करेगा, वो कहेगा कि भाई तू ऊपर जा अब, जैसे पहली वाली पोजीशन में था, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है क्या होता है, वापिस से नीचे की तरफ, नीचे की तरफ पुश हो जाता है, अपने आप हो रहा है ये। मैंने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया और ये अपने आप से अब ऑसिलेट कर रहा है। जो नेट अपवर्ड फोर्स है, इसको मैं कह सकती हूँ जो वेट है, किसके को ला सकते हैं, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट वाई, बिल्कुल कह सकते हैं, वाई हाइट पे जो वेट आ रहा है लिक्विड कॉलम का, उसके को कह सकते हो, हाँ जी। तो वो किसके को लाएगा, पिछले से पिछले टॉपिक याद करो, माइनस माइनस ए वाई रो वन जी, निकाला था ना सर, जब मैंने आपको लिक्विड कॉलम मैंने यूट्यूब की करवाया था, है ना, उसमें मेरे पास 2y था, ये मेरे पास दो तरफ आ रहे थे, इस तरफ और इस तरफ, यहाँ पर तो मेरे पास एक ही है, ये नहीं है, ये इस तरफ का भी अलग काउंट करोगे नहीं, वो यूट्यूब थी, ये एक हमारे पास सिंपल पीक करके अंदर पानी डाला हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डिस्टेंस वाई के लिए मैं 2y ले, ये अब देखोगे, f is directly proportional to y, that means f is equals to minus kx, सॉरी ky, मेरे पास k क्या आ गया, a y रो वन, a y रो वन, a g रो वन, सॉरी a g रो वन। अगेन वी हैड नेटवर्क इशू, आज पता नहीं क्यों, आज ना एक्चुअली में मौसम खराब है काफी ज्यादा, बारिश हो रही है और नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, पहले भी आ रहा था पहले वाली क्लासेस में। तो अभी तक हमने क्या किया कि मेरे पास जो नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, जिसको मैं रीस्टोरिंग फोर्स कह रही हूँ, फॉर द फ्लोटिंग सिलेंडर, फॉर द फ्लोटिंग सिलेंडर हम कर रहे हैं, तो उस केस में मेरे पास क्या रहा है, माइनस ए वाई रो वन जी, यहाँ तक हमने निकाल लिया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, दैट मीन्स एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई, तो के मेरे पास आ जाएगा माइनस ए रो वन, सॉरी ए रो वन जी, ये के की वैल्यू। अब जो कॉर्क है बीकर के अंदर है ना, इसका मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम क्या आएगा, एरिया इनटू कितना हाइट ये डिस्प्लेस कर रही है, एच हाइट डिस्प्लेस कर रही है, रो, ये इसका मास आ गया, ए रो एच। तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन टी, 2 पाई एम की वैल्यू फिल कर दो, ए एच रो, के की वैल्यू फिल कर दो, ए रो वन जी, ए से ए गया, ए रो वन जी, और यहाँ पर है ए, यहाँ पे वाई आएगा, सॉरी वाई, ए वाई रो, क्योंकि मेरे पास वाई डिस्टेंस ही डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो ए वाई रो आ गया, यहाँ पर रो वन जी आ गया, तो यहाँ पर टाइम पीरियड मेरे पास आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट वाई रो अपॉन रो वन जी, ठीक है। अभी एक और टॉपिक करते हैं, एक और टॉपिक है इसी तरह से ऑसिलेशंस वाला, दो टॉपिक है वैसे तो, एक मेरे ख्याल से इस क्लास में अभी एक ही होगा, चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है ऑसिलेशन ऑफ ए बॉल इन द नेक ऑफ एन एयर चेम्बर,
बड़ा भयंकर है। मान लो मेरे पास कोई एयर चेम्बर है तो उसका वॉल्यूम है V। एयर चेम्बर कैसा होता है, इस तरह से होता है। ये है मेरे पास एयर चेम्बर और ये इसकी नेक है। ये एयर चेम्बर की वॉल्यूम है V। ठीक है। और कोई भी बॉल है इस नेक के अंदर ऑसिलेट करेगी। एयर चेम्बर है, वॉल्यूम V है, नेक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। इसके अंदर बॉल ऑफ मास M को मैंने विदाउट फ्रिक्शन ऑसिलेट करवाना है। देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है। और यहाँ पर इस बॉल का मास है M। अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास ये जो बॉल है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के अंदर फिट हो रही है, कंप्लीटली फिट हो रही है। M मास है इसका, इसके अंदर बढ़िया फिट हो रही है स्मूथली। अगर बॉल को मैंने प्रेस कर दिया थोड़ा सा नीचे की तरफ, अभी तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये अपने आप ऑसिलेट नहीं करेगी। अगर मैंने इसको हल्का सा प्रेस कर दिया या पुश कर दिया, क्या होगा, थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके मैंने प्रेस करके छोड़ दिया था इसको, यहाँ पर आके पहुंच गई। ठीक है, यहाँ पर आके पहुंच गई और अब ये वापस से ऊपर जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी। फिर ये फिर से नीचे की तरफ आएगी, फिर से ऊपर इक्विलिब्रियम पे फिर से। इट मीन ये ऑसिलेट करना शुरू करेगी, है ना। जो बॉल है उसको मैंने कह दिया कि वाई डिस्टेंस मैंने डिप्रेस कर दिया। पढ़ लो करके, जैसे मैं डिप्रेशन में डालती हूँ इसमें भी पढ़ लो करके डिप्रेशन में डाल दिया इसको वाई डिस्टेंस। ठीक है। तो अब देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि देखो बार बार क्या है, जब ये ऑसिलेट करी तो थोड़ा बहुत जो हवा है इसके अंदर या बाहर निकलेगी। सीधी सी बात है, बॉल बार बार मूव कर रही है, वो रोटेट करके भी मूव कर सकती है ना, रोटेशन पे आके मूव कर सकती है, सीधी मूव कर सकती है। लेकिन जब बार बार इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लिटिल अमाउंट ऑफ एयर जो है इसकी बाहर निकलेगी थिएटर में से। ठीक है, एयर चेम्बर में से बाहर निकलेगी। तो देखिए, जो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ एयर, मैंने डेल्टा भी ले लिया, तो जिसको जितना एरिया ऑफ नेक है टाइम्स जितनी डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में आएगी बाई। तो वॉल्यूम स्ट्रेन यहाँ पे निकालूंगी। याद आया वॉल्यूम स्ट्रेन कहाँ पड़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में पड़ा था। सॉलिड है ये, ऑब्वियस सी बात है। डेल्टा वी अपॉन वी होता है। डेल्टा वी मेरे पास कितना आ रहा है, ए वाई, वी मेरे पास वी ही है। मान लो बॉल को जब मैंने प्रेस किया तो इसके ऊपर मैंने प्रेशर भी अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया तभी हुआ। अगर भी प्रेशर मैंने अप्लाई किया बॉल के ऊपर, तो उसको मैं कहूंगी कि मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी देखने को मिला। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी मुझे देखने को मिला, दिलचस्पी। तो यहाँ पर मेरे पास रहेगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अरे सारे चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं आपके, तो सारी की सारी फिजिक्स रिवाइज हो रही है +1 की। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एयर, एयर भी क्या है, अरे गोचू फ्लूइड है, फ्लूइड है ना। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप के से भी ले सकते हो, ए से भी ले सकते हो। माइनस पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी होता है कि नहीं होता, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मेरे पास हो जाएगा माइनस पी अपॉन डेल्टा, सॉरी ए वाई अपॉन वी विल बी इक्वल टू, तो मुझे स्ट्रेस चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस चाहिए विच इज माइनस ई ए अपॉन वी इंटू वाई। अब मेरे पास ये मैंने क्यों लिया, तो ये मेरे पास एक तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वाला प्रेशर बन रहा है, राइट। ये मेरे पास प्रेशर होता है सिंपल एफ अपॉन ए। तो इस एफ को अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये रिस्टोरिंग फोर्स है, मेरे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, एफ क्या आ जाएगा, पी इंटू ए। पी की वैल्यू फिल कर तो माइनस ई ए वाई अपॉन वी इंटू ए। तो एफ मेरे पास आ जाएगा माइनस ई ए स्क्वायर वाई अपॉन वी। फ्रॉम हियर you can say f is directly proportional to y. Again, that means f is equals to minus kx, sorry ky. Yes. Okay, मेरे पास क्या आ जाएगा, e a square upon b. Yes, यही बनेगा। अब यहाँ पर पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैसे निकालेंगे, देखो मान लो ये जो मेरे पास प्रोसेस चल रही है, फ्लूइड के अंदर चल रही है, इसके अंदर मैंने हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस ले लिया है, वॉल्यूम का स्ट्रेन ले लिया है। तो यहाँ पर तो दो कंडीशन हो सकती है, प्रेशर और वॉल्यूम चल रहा है ना, प्रेशर और वॉल्यूम चल रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है। प्रेशर और वॉल्यूम किस में चेंज होता है, तो आइसोथर्मल में चेंज होता है। अरे सारी फिजिक्स रिवाइज हो रही है। आइसोथर्मल में होता है एक प्रेशर वॉल्यूम किस में चेंज होता है, एडियाबैटिक में होता है कि नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है।
आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर का तो हमने बात की, चलो प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है हमारा, हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें सिर्फ इससे मतलब है। तो पहले क्या मैं करी हूँ, टाइम पीरियड निकालती हूँ, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालती हूँ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई अंडर एम अपॉन टी इक्वल टू 2 पाई अंडर एम, के की वैल्यू आप ले लो ई ए स्क्वायर अपॉन बी। तो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर एम वी अपॉन ई ए स्क्वायर। अब मेरे पास अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, अगर मेरे पास आइसोथर्मल है, तो जो मेरे पास वर्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना ई, वो पी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जितना वो चेंज लेके आ रहा है, जो इलास्टिसिटी का मेरे पास बल्क मॉड्यूलस है, जितना मेरे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर उसके बिल्कुल इक्वल आता है, उसके इक्वल होता है। मेरे पास जो टी आएगा उस वक्त क्या होगा, 2 पाई अंडर एम बी अपॉन ई की जगह पे मैं पी ए स्क्वायर लिख सकती हूँ। देखो अब इस चीज में देखो, यहाँ पर इट वाज फ्री ऑफ प्रेशर, इसके अंदर प्रेशर नहीं था इस टाइम पीरियड में, है ना, तो पी लिख सकती हूँ प्रेशर के टर्म्स में आएगा, क्योंकि मुझे पीवी वेरिएशंस चाहिए। अगर ये चीज पीवी वेरिएशंस में चाहिए तो मुझे वी मिल रहा है और पी तो चाहिए चाहिए, तो उस चक्कर में ई और पी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर पीवी वेरिएशंस, यहाँ पे देखो पीवी वेरिएशंस अगर एडियाबैटिक है, देखो आइसोथर्मल में क्या होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टेम्परेचर, तो यहाँ पे अंतर पी के प्रेशर पी और ई इक्वल होते हैं। एडियाबैटिक है तो, एडियाबैटिक है तो यहाँ पर मेरे पास ई जो गामा पी के इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू सी कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर एम वी, सी की जगह पे आ जाएगा, सॉरी ई की जगह पे आ जाएगा गामा पी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जब भी मेरे पास कोई एयर चेम्बर है, ये वाला थोड़ा टिपिकल था, पहले तो हमने फिर सी बात जब बॉल बार बार एयर चेम्बर में से ऑसिलेशन कर रही है, तो वॉल्यूम में स्ट्रेन आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, स्ट्रेन निकाला बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिए, उससे मैंने प्रेशर की वैल्यू निकाली, प्रेशर से मैंने रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू निकाली, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन में एग्जीक्यूट किया कि पता चला कि हाँ जी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली इक्वेशन आई है, तो दैट मींस ये एग्जीक्यूट कर रहा है सच, उससे मैंने टाइम पीरियड निकाला। अब अगर ये प्रेशर वॉल्यूम की जो वेरिएशन, देखो यहाँ पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया है, अंदर वॉल्यूम है, ऑब्वियसली वेरिएशंस आएंगी, प्रेशर वॉल्यूम की वेरिएशंस अगर आइसोथर्मल है तो टाइम पीरियड निकाल दिया, एडियाबैटिक है तो भी टाइम पीरियड निकाल दिया। ठीक है, अब एक और लास्ट टॉपिक करते हैं, ये है मेरे पास ऑसिलेशन ऑफ द बैलेंस व्हील ऑफ ए वॉच। कभी घड़ी को खोल के देखो, घड़ी को खोल के देखो, चाहे रिस्ट वॉच ले लो, चाहे क्लॉक ले लो, क्लॉक में नहीं खैर इतना देखने को मिलेगा, रिस्ट वॉच खोल लो अपनी पुरानी वाली को, ठीक है, उसको खोलो, उसके अंदर ना एक बैलेंस व्हील बना होगा इस तरह से, ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे कुछ लगा होता है, कड़ियां सी लगी होती है, ठीक है, इस तरह से, ये जो कड़ियां लगी होती हैं, ये इनके बीच में इस तरह से यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं डायमंड पॉइंट बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाई बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, बट इसको बोलते हैं इट्स अ डायमंड पॉइंट, और मुझे पता नहीं इसका कारण कि इसको क्यों बोलते हैं। ये ब्रास की बनी होती है, जो एक ये चीज ऐसे दो लेयर्स होती है, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है हमेशा ब्रास की, ऊपर वाली, जो नीचे वाली लेयर होती है वो होती है स्टील की। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक ऐसे इस तरह से, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और इधर से ये इसके ऊपर हेयर स्प्रिंग होती है, और ये इसका सेंट्रल एक्सल है, इस तरह से, इस एक्सल के ऊपर मेरे पास डायमंड पॉइंट होता है, ये है सेंट्रल एक्सल। तो एक बार मैंने फिगर समझा दिया, इस वॉच के अंदर एक बैलेंस व्हील है, ये बैलेंस व्हील का काम क्या है, ये कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आपके हाथों की मूवमेंट नहीं, फिर तो ये कंट्रोल करेगा कि पढ़ते जाओ
क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ, नहीं आपके हाथ के मूवमेंट कंट्रोल करता। मिनट हैंड, सेकंड हैंड, आवर हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ही एक्सेल पास करता है थ्रू इट्स सेंटर, जो कि दो डायमंड पॉइंट के बीच में है, जो हिप थिंग है इसकी ऑसिलेशंस को कंट्रोल करना शुरू करता है। अब मैंने बताया था कि जो क्लॉक है उसके जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है, सेकंड हैंड है, पीरियोडिक मोशन तो करते हैं पोजेस। अब ऐसे हम पोजेस करते हैं कि नहीं ये देखना है। मान लो मेरे पास कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, हर एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे जो हेयर स्प्रिंग है एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करती है, हर एक थीटा पे डेवलप करेगी रिस्टोरिंग टॉर्क। क्यों ये सारा कुछ सर्कुलर हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे टॉर्क ले लो। वो रिस्टोरिंग टॉर्क है मेरे पास सी थीटा, ठीक है, जो कि कोशिश करती है कि जो व्हील है वापस आ जाए इनटू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये व्हील को वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आने की कोशिश कर रही है, तो एक तरह से रिस्टोरिंग फोर्स की तरह ही एक्ट कर रही है। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क है प्रोड्यूस पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सी क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है याद करो। सारी फिजिक्स रिवाइज करनी है कि नहीं आज? मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन, याद आया? टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन। जितना भी अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में सब कुछ हमारा रिवाइज हो जाता है। टॉर्क मेरे पास है सी थीटा, यहाँ पे टो नहीं लेना, चेंज कर देंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे सिंस रीस्टोरिंग है तो नेगेटिव आई, टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इक्वल्स टू सी थीटा अपॉन माइनस आई। ये आ गया, ये आ गया। नाउ यू कैन से दिस इज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा कह सकते हो कि नहीं, राइट? तो देखिए ये जो टर्म है मेरे पास थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सी और आई तो कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सी अपॉन आई को मैं ओमेगा स्क्वायर ले रही हूँ, तो डी टू थीटा अपॉन डी टी टू मेरे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा की इक्वल आ आई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, किसका? व्हील का। एंगुलर एक्सेलरेशन डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के थीटा के, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाए क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करें। ठीक है, तो जो ऑसिलेशन है बैलेंस फील्ड की, अब देखो चाहे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई नहीं या वाई नहीं आया, चाहे ये चीज नहीं, बट उससे मिलती जुलती चीज आ गई है। मिलती जुलती चीज आ रही कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे, वापस से उसके ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए जोर लगाया जा रहा है, ठीक है। वो रिस्टोर कर रहा है, उसको कोशिश कर रहा है, बार बार मिलती जुलती चीज आ रही है। मैं कह सकती हूँ यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। हाँ जी, टू एंड फ्रो नहीं है, बट स्टिल वी कैन से दैट इट इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसका? ऑसिलेशन ऑफ द बैलेंस में। तो यहाँ पर मैं क्या निकालूंगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालूंगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज ओमेगा। क्या आ जाएगा? ओमेगा क्या आ जाएगा? 100 अपॉन आई, पहले निकाल लिया हमने यहाँ पे, है ना। और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड क्या आएगा? 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अंडर आई अपॉन सी आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर ये आपके काफी सारे मैंने टॉपिक्स करवा दिए, 4-5 टॉपिक्स हैं, इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्लास होगी प्री डैम्ड एंड मेंटेन्ड ऑसिलेशंस की, जिससे हम पोस्ट एंड रेजोनेंट ऑसिलेशंस भी पढ़ेंगे और प्रॉपर ऑसिलेशन भी पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट द चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। कोशिश करेंगे उसको एक ही क्लास में कवर कर दें ताकि आपका चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। दैट्स अ फॉर दिस क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।